So now next on what we need to be discussing is interference, ठीक है, and this is the first thing जो हमें बड़े जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर करनी है, ठीक है। So interference, अच्छा इंटरफेरेंस क्या होती है, आई एम गोइंग टू गिव यू ए डायग्राम ओवर हियर ताकि हम जो है वो चीजें समझ सकें। अच्छा, सो यू गाइज हैव सीन इंटरफेरेंस, एंड इंटरफेरेंस लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। सो लाइक दिस क्या, दीज आर वाटर वेव्स, ठीक है। जैसे यू मस्ट हैव सीन कभी कभार पानी में दो पॉइंट्स पे अगर आप वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो जो वो वेव्स मिलती है ना, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम पैटर्न लाइक दिस। एक ऐसा पैटर्न आपको नजर आना शुरू होता है जहां पे आपको विजिबली नजर आता है कुछ पॉइंट्स जो है वो डार्कर आ रहे हैं और कुछ पॉइंटर्स जो है वो लाइटर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये पानी है, ऑब्वियसली लाइटर और डार्कर क्या मतलब है, डार्क मतलब ये हुआ कि ये जो डेप्थ आ रही है, पानी की जो डेप्थ आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी, मतलब बेसिकली ये जो आ रहा है ये वाला पॉइंट, दिस थिंग इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बोला कि हमेशा वेव जो है वो इंडिविजुअल वेव्स से छोटी बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दो वेव्स हैं, अलग अलग चल रही हैं, इस तरह से निकल रही है, यहाँ से इस तरह से इधर से ये निकल रही है वेव। अब जब ये सुपरपोज करने को आती हैं, जब ये मीट करने को आती हैं, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी, ठीक है जी। वो क्यों बनाएंगी, वो कैसे बनाएंगी, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने अपने लाइक यू हैव सीन दिस हैपन इन वाटर अ लॉट, ठीक है जी, ये आप सब लोगों को पता है, ये सब कुछ होता है, यू गाइस हैव सीन दैट। नाउ बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट ऐसा बनता है कि ऐसा लगता है यहाँ पे पानी हिल ही नहीं रहा। तो ये ऐसा है कि ये बिल्कुल फ्लैट है पानी इस पॉइंट पे, लेकिन जो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला जो पॉइंट बना है, आपको ऐसा लगेगा कि पानी जो है वो इधर ही हिल रहा है बस। So if you were to dip your finger in this point of destructive interference, आपको लगता है ऐसा कि पानी हिल ही नहीं रहा, it is doing nothing। अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आपको फील होगा बाकायदा पानी आपके ऊपर नीचे होता है। दिस इज समथिंग दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू डू, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हाथ डाल के देखो और कोई आपको बहुत बड़े प्यारे स्पॉट्स मिल रहे हो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के। लेकिन इफ यू वर टू डू दैट इन दिस थिंग, तो आपको डिस्ट्रक्टिव में ऐसा फील होता, या तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा कम है, मतलब पानी बहुत हल्का हल्का हिल रहा है, या पानी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, और कंस्ट्रक्टिव में डालोगे तो पानी काफी ज्यादा हिल रहा है, आपको ये फील होगा बकायदा, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड इज वेरी ग्रेटर, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में इट इवन गेट्स कंप्लीटली कैंसल्ड आउट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन वाटर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडीशंस फॉर इट, ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दीज कंडीशंस, ठीक है जी। ये कंडीशंस याद रहनी चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज 3 से 4 मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं, आपको बोलेंगे इंटरफेरेंस की कंडीशन बता दो क्या क्या, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है जी। अच्छा, नाउ इंटरफेरेंस हैपेंस व्हेनेवर टू वेव्स सुपरपोज, ठीक है। अब मैं सुपरपोजिशन की कंडीशन नहीं लिख रहा, whenever two waves superpose, तो सुपरपोज में ऑलरेडी ये चीज आपके पास समझ में आ गई होगी कि सेम नेचर की होनी चाहिए, मतलब पानी पानी के साथ करेगा, लाइट के साथ करेगी, मतलब ब्लू लाइट से करेगी, रेड लाइट के साथ करेगी, ऐसा नहीं होगा कोई और चीज के साथ। तो मतलब सुपरपोज लिख दिया तो आई एम नॉट गोइंग टू क्लेरिफाई सुपरपोजिशन में कौन कौन सी कंडीशन है। सो व्हेनेवर टू वेव्स सुपरपोज, दे शैल प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इफ, अब उसकी कंडीशंस मैं आपको लिखवा रहा हूं, व्हाट आर योर कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है के सेम नेचर, दैट इज फॉर सुपरपोजिशन, बट सेम नेचर में और चीज थोड़ी स्पेसिफाई कर रहा हूं, सेम नेचर एंड फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, ये लास्ट बात वापस रिपीट करने, मेरी तरफ से लैग हो रही थी आवाज। अल्मा, आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने सिर्फ ये बोला कि इंटरफेरेंस अभी सिर्फ लिखा रहे हैं, इसकी कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला है कि व्हेनेवर टू वेव्स सुपरपोज, दे शैल प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब ऐसा पैटर्न बनाएंगी अगर ये कुछ कंडीशंस हैं जो ट्रू होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो सुपरपोज के लिए तो सेम नेचर ऑलरेडी है, इंटरफेरेंस के लिए लाजमी और जरा बात हो गई है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। अच्छा, सेम नेचर एंड फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 इज दैट दे शुड मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, ये आपकी सुपरपोजिशन की हो गई, दे शुड मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। बट यू वुड अग्री विद मी कि ये तो सुपरपोजिशन में ही जो है वो ये बात आ जाती है, तो दिस पॉइंटर एंड सेम नेचर वाला पॉइंटर इतना वेटेज नहीं रखेगा, बरअक्स इसके कि आप सेम फ्रीक्वेंसी लिख के आओ, ठीक है।
बाकी तीसरी चीज ये हो गई है आपकी, दे शुड हैव द सेम पोलराइजेशन, दे शुड हैव द सेम पोलराइजेशन, मतलब वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड है तो एक दूसरी ही वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट उससे इंटरफेरेंस करेगी, वरना नहीं करेगी। मतलब अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स या पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है, तो अगर एक ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स जो है वो यू जा रहे हैं और एक ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स यू जा रहे हैं, तो वो इंटरफेयर क्या करें, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करें, सुपरपोजिशन कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। तो अगर आपके पास पोलराइज्ड है लाइट, तो पोलराइज्ड ऐसी होनी चाहिए कि दोनों की सेम हो। अगर ऐसी वेव है तो नेक्स्ट वाली वेव भी जो आप इंटरफेयर करवाना चाह रहे हो वो भी ऐसी ही होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी ऑफ एनी अदर पोलराइजेशन। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड कंडीशन। देन यू हैव योर फोर्थ कंडीशन है, the fourth condition and perhaps the most important condition, they should have a constant phase relationship, constant phase relationship। एंड उसको अगर छोटे लफ्जों में लिखना है इस पूरी चीज को कि कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप हो, तो इसको आप ये भी लिखना चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो कि दे मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है जी, ये बात कहना या ये कहना दे शुड हैव अ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, दोनों जो है वो एक दूसरे के मुतबादिल बातें हैं, दोनों सेम मायने रखती है। सो ये चार कंडीशंस हैं सुपरपोजिशन के ऊपर, सुपरपोजिशन के ऊपर यानी सेम नेचर ऑफ नीड एट अ पॉइंट के ऊपर, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पोलराइजेशन और सेम कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, या फिर एक कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप आपका होना चाहिए है। ये आपकी चार कंडीशंस हैं फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, और अब बात करते हैं ये कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप का क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट। आपको याद होगा मैंने वेव्स वाले चैप्टर में आपको बताया था कि अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना हो बिटवीन टू वेव्स, अगर आपको दो वेव्स के बीच में से फेज डिफरेंस निकालना हो तो उनका टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए और उनका लैम्डा भी सेम होना चाहिए है, वरना दे विल नॉट हैव, वरना आपको एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि फेज डिफरेंस निकाल के दो। वो इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि अगर सेम टाइम पीरियड नहीं होता और सेम लैम्डा नहीं होता तो फेज डिफरेंस सेम नहीं आता है। वो क्यों, वो इस तरीके से आपको बात ये समझ में आएगी, इस तरीके से बात क्लिक करेगी कि सपोज करो आपकी ये दो वेव्स हैं जिनको आप इंटरफेयर करवा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज वेव 1, ये आपकी वेव 1 है, एंड लेट्स से यू हैव अ वेव 2 लाइक दिस। ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट समथिंग लाइक, अब इन दोनों के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस आ रहा है, जो आपका फेज डिफरेंस आता है, आपका जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आप देख रहे हो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 90 डिग्री। और वो 90 डिग्री ऐसे आ रहा है कि चाहे मैं फेज डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लूं, चाहे मैं फेज डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लूं, चाहे मैं फेज डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लूं, चाहे मैं फेज डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लूं, या मैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ले लूं जो ऑब्वियसली सेम फेज में हो। मतलब यू टेक आइदर द मैक्सिमम्स, यू टेक आइदर द मिनिमम्स, या यू टेक दिस एंड दिस जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स थे, या यू टेक दिस एंड दिस। ठीक है, सॉरी, दिस एंड दिस। तो फेज डिफरेंस अगर निकालें तो क्या था, यू विल टेक टू पॉइंट्स विच आर सिमिलर। ठीक है, और सिमिलर और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, या कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ब्लू वाली वेव और रेड वाली वेव का जो फेज डिफरेंस आना चाहिए है वो हर पॉइंट पे 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो चाहे मैं यहां से यहां लूं तो इधर भी आपका क्या आना चाहिए, फेज डिफरेंस 90 डिग्री आना चाहिए। चाहे मैं यहां से यहां लूं तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, यहां पे भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री आना चाहिए। चाहे मैं यहां से यहां लूं तो यहां पे भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री आना चाहिए है। दे मस्ट हैव अ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। अब जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो सकता है 180 डिग्री हो सकता है 270 डिग्री हो सकता है 135 डिग्री हो। दिस थीटा कैन बी एनीथिंग, थीटा कैन बी एनीथिंग, बट इट मस्ट बी कांस्टेंट। इट मस्ट बी 90 पे कांस्टेंट, या 315 पे कांस्टेंट, या 127 पे कांस्टेंट। थीटा कुछ भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए फॉर योर इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरी चीज भी एक्सप्लेन करना चाहूँ, आई होप दिस वाज क्लियर, कि अगर दो वेव्स हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब चाहे वो फेज डिफरेंस तुम 180 डिग्री कर दो या 270 डिग्री कर दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन वो चीज जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है जी, और इंटरफेरेंस क्यों सेंस नहीं बनाती है फॉर द अदर केस, वो इसलिए सेंस नहीं बनाती है बिकॉज उन दोनों में कभी कभी आपको मिल रही होगी कुछ और चीज, कभी कभी किसी और पॉइंट पे कुछ और चीज हो रही है, कुछ सेंस ही नहीं बनता बात करने का उधर। फॉर एग्जाम्पल एक वेव थी ऐसे, ठीक है जी, एक वेव जो है वो ऐसे,
और ये भी चीज देखोगे कि क्या चीज, अगर कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप चाहिए तो दोनों का टाइम पीरियड, दोनों का लैम्डा सेम होना चाहिए, राइट। इफ द टाइम पीरियड इज नॉट सेम तो दोनों, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ग्राफ्स जो है वो एक फेज डिफरेंस पे सेपरेट हो, ठीक है। मतलब हो सकता है ये फेज डिफरेंस 0 डिग्री भी होता, लेकिन क्या चीज हमने दिमाग में रखनी है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, कैसे होगा, सेम टाइम पीरियड एंड सेम लैम्डा। अगर ये दोनों चीजें सेम नहीं है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी नहीं आ सकता। बहरहाल आपको कभी पूछा जाए इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखो तो यू राइट कोहेरेंट और कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, ये दोनों नहीं लिखते, इसके दे प्रेफर यू टू राइट दीज टू थिंग्स मच। अच्छा, फिर आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं एक ऐसी वेव्स की जो है ही नहीं कोहेरेंट, तो अगर फॉर एग्जांपल टू अनकोहेरेंट वेव्स बनानी हो तो टू अनकोहेरेंट वेव्स माइट लुक समथिंग लाइक दिस। दीज आर टू अनकोहेरेंट वेव्स। क्यों है ये अनकोहेरेंट? ये अनकोहेरेंट इसलिए है क्योंकि आपको काफी क्लियरली दिखेगा कि इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल अगर थीटा जो था वो 90 डिग्री आ रहा था, राइट, तो देन यू सी कि अब जो नेक्स्ट मैक्सिमम है और उसके बाद वाला जो मैक्सिमम आ रहा है उसके बीच में पता नहीं कितना बड़ा एंगल आ रहा है। देन यू कैन ऑल्सो सी फॉर एग्जाम्पल पहला वाला मिनिमम और इस वाले मिनिमम के बीच में भी एक अलग एंगल आ रहा है। मतलब इसमें यू डू नॉट हैव अ कांस्टेंट फेज। हर पॉइंट का जो फेज डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो आप सिमिलर पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हो और किस बीच में निकालना चाह रहे हो चीजों को, जैसे अभी इधर देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन में दोनों 0 0 पे हैं, तो 0 डिग्री आ रहा है इनके बीच में। मसला क्या है, थोड़ी देर बाद देखा तो 90 डिग्री हो गया फेज रिलेशनशिप, थोड़ी देर बाद देखा तो पता नहीं कुछ और ही हो गया फेज रिलेशनशिप, थोड़ी देर बाद और देखा तो फिर और भी पता नहीं क्या उल्टी सीधी कहानियां हो रही हैं इसमें। तो इसमें इंटरफेरेंस की बात करना कुछ सेंस नहीं बनती है, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं दिखेगा इसमें। वो क्यों है? क्योंकि कभी ये वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, कभी ये वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही हैं, इनको खुद ही नहीं पता है क्या कर रही है, इनकी कहानी जो है वो थोड़ी गिच पे जो जाती है। तो इसमें आपको इंटरफेरेंस नहीं दिखती, आपको इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगी, ठीक है। वेयर एज अगर आपकी कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप हुई, अगर आपकी कांस्टेंट फेज डिफरेंस हुई, अगर दोनों के बीच में जो थीटा आता है, डिफरेंस जो आता है फेज का, वो सेम आता है एट ऑल पॉइंट्स, तो हाँ, अब उसके डिस्टेंसेस पे, उसके डिफरेंट डिस्टेंसेस पे आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस मिलेंगी और बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां आपके पास वहां पे वजूद में आई, ठीक है। बहरहाल अभी मैंने जो थी वो यही चीज समझानी थी, हम इसको लिख भी देते हैं। आई विल राइट एन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, ठीक है, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए। इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न ये कैसा दिखेगा? यू विल सी ऑल्टरनेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। अब लाइट में ऑब्वियसली उसकी डिस्प्लेसमेंट या उसकी एम्पलीट्यूड उसकी ब्राइटनेस में जाएगी, ठीक है। अब पानी के एम्पलीट्यूड उसकी वाइब्रेशन में जाएगा, लेकिन कहानी क्या होगी, जो एम्पलीट्यूड आपको मिलेंगे वो ऑल्टरनेटिंग में, मतलब कभी मैक्सिमम है कभी मिनिमम है, और इक्वली डिफाइंड वैल्यूज, मतलब डिफाइंड गैप से मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, मतलब बहुत ही प्यारा से एक पैटर्न बनेगा, मैक्सिमम मिनिमम उसमें डिफाइंड जगहों पे आती है, ठीक है। बात क्लियर अब अलमा? अब आ जाते हैं ऑन अ क्वेश्चन दैट आई वांट यू गाइज टू थिंक ऑफ अ बिट, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बोला पानी इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। अब ये एक सोर्स थी, ये दूसरी सोर्स थी, आपको नजर आया कि ये इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। अगर ऐसी कहानी है और पानी वाकई में इंटरफेयर कर सकता है, ऐसा पैटर्न प्रोड्यूस कर सकता है, तो भाई व्हाई कांट योर कार हेडलाइट्स, अब आपकी ये कार हेडलाइट्स, ठीक है, दीज टू आर योर कार हेडलाइट्स, है ना, कार हेडलाइट्स हैं आपकी। तो मुझे ये बताओ, अब जाहिर बात है इसमें से भी लाइट वेव्स यूं निकल रही हैं, इसमें से भी लाइट वेव्स यूं निकलती हैं, निकलती कि नहीं निकलती? तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आपको रोड पे आगे ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम क्यों नहीं मिलते? व्हाई डोंट यू गेट एन इंटरफेरेंस पैटर्न विद दीज टू अपनी कार की हेडलाइट्स? अगर पानी में भी यही चीज हो रही है और हेडलाइट्स के साथ भी यही चीज हो रही है, आपको पता है भाई लाइट तो वेव है, तो ये लाइट क्यों नहीं काम कर रही होती है? कार हेडलाइट्स की अगर शक्ल में करो तो व्हाई डोंट यू गेट एन इंटरफेरेंस पैटर्न? दे आरंट कोहेरेंट, एक रीजन ये आ गया। और कोई रीजन? they aren't monochromatic too. Very good. Abdullah has given both of the answers. और एक तीसरा आंसर भी है जो हम डिस्कस करें। सबसे पहली बात अब्दुल्ला ने बोली they are not coherent. they are not coherent. भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पानी में वेव्स बना रहा था, ठीक है जी, तब तो मैं कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप रख सकता हूं। वो कैसे रख सकता हूं भाई? मतलब अगर मैं एक हाथ से यूं वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं उसके साथ में ही दूसरे हाथ से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकता, मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाए, मतलब या तो मैं साथ साथ करूं
या मैं एक को पहले करूं फिर दूसरी करूं, फिर एक को करूं फिर दूसरी करूं, तो आई विल बी, मतलब कुछ ना कुछ सेंसेशन आ जाएगी एंगल फेज डिफरेंस सेम आने की। मतलब ये होगा या मतलब दे विल बी हैविंग अ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। या फिर तो मैं ये करता कि अगर मेरे पास ये कोई डिपर है, इफ आई हैव दिस डिपर, ये भी कोई डिपर है जो पानी के अंदर ऊपर नीचे अंदर बाहर होता है, सो बेसिकली आई वुड हैव कनेक्टेड देम टू द सेम मोटर। ठीक है, एक ही मोटर से मैं दोनों को डिप करवा रहा हूं, तो अब कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप आ गया। कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप कहां से आता है, क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, वो तब आएगा जब आपका टाइम पीरियड सेम है और लैम्डा सेम। यानी कहने की क्या बात है, मतलब ये वेव्स ऐसी होनी चाहिए है, ऐसी होनी चाहिए कि ये एक ही जैसी, मतलब एक ही, दे मस्ट बी ट्विन लाइक। इफ दे वांट टू हैव अ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, उनको क्या क्या चाहिए, दे शुड हैव द सेम नेचर सेम फ्रीक्वेंसी, शुड मीट एट अ पॉइंट। फिर तीसरी चौथी, सेम पोलराइजेशन एंड कांस्टेंट, मतलब पूरी पूरी ट्विन होनी चाहिए। ठीक है, अब कार हेडलाइट्स में क्या मसला है, देखो अब अगर मैं इसमें करा था तो मैं कुछ ना कुछ ला सकता हूं कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। कार हेडलाइट्स में क्या प्रॉब्लम है, ये लाइट अलग है, ये लाइट अलग है, ठीक है ना। अब ये लाइट जिस फ्रीक्वेंसी पे और जिस टाइम पीरियड से और जिस लैम्डा से वेव्स बना रही है, जरूरी तो नहीं है ये भी उसी से बना रही हो, और हकीकत में ये भी यही होता है। ये जिस मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये वेव्स यू बना रही है, तो दूसरी वाली वेव्स कुछ और तरीके से बना रही होती है, ठीक है, और वो डिफरेंट तरीके से बाहर आ रही होती है। दीज टू आर डिफरेंट सेपरेट सोर्सेज ऑफ लाइट्स। तो ये दोनों कोहेरेंट करना या बनाना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कोहेरेंट करने की सबसे आसान चाल ये होती है कि दोनों एक ही चीज हो बेसिकली, तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन इज दे आर नॉट कोहेरेंट, एंड नंबर टू इज दैट के जैसे अब्दुल्ला ने बोला कि दे आर नॉट मोनोक्रोमैटिक। What does Abdullah mean by monochromatic? What I will say कि इंटरफेरेंस की हमने एक कंडीशन पढ़ी, दे शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सो इन दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, बड़ी ताज्जुब की बात है भाई, सेम फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। सेम फ्रीक्वेंसी शायद इसलिए ना हो क्योंकि हो सकता है इस वाली कार हेडलाइट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट्स फॉर एग्जांपल 1 × 10⁻14 हर्ट्ज। लेकिन अगर अब देखो येलो लाइट तो है, अब ये भी येलो लाइट है और ये भी येलो लाइट है, अब लेकिन मसला ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब ऐसा नहीं है येलो लाइट की एक ही वेवलेंथ है। येलो लाइट इज ओवर सम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अगर ये किसी फ्रीक्वेंसी पे येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो हो सकता है ये उससे बिल्कुल थोड़ी सी ही डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा हो सकता है 1.05 का भी डिफरेंस, हो सकता है 1.0001 का डिफरेंस हो बस, तब भी इंटरफेयर नहीं करेंगी। मतलब एक ऐसी केस में जहां पे दोनों चीजें हैं ही अलग, उनके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी तीसरी चीज जो है वो डबल स्लिट से आएगी, विल डिस्कस दैट बाद में। और बस आई फील लाइक इतना जो है वो अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, दैट शुड बी अ गुड थिंग। ठीक है, इज इट क्लियर विद एवरीवन, इज एवरीवन गेटिंग द पॉइंट। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए था एंड यू नॉट गेटिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये दो रीजंस आर एलिमेंट्री। पॉइंट वन समझ में नहीं आया, अच्छा समझाते हैं। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक मतलब सेम कलर, ठीक है जी, या फिर वन कलर। अच्छा, अब तुम तो कहोगे कि भाई मेरी कार की हेडलाइट की जो लाइट है एक की भी येलो है दूसरी की भी येलो है, ये आप कैसी बात कर रहे हो। अब येलो अगर होना भी है ना, तो येलो में भी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसमें से भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इट मस्ट बी ओनली वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। यानी मतलब अगर 1 × 10⁻14 ये वाली है तो 1 × 10⁻14 ये भी हो जाए, ऐसा ना हो कि 1.05 × 10⁻14 हो, दोनों मस्ट बी वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक या बेसिकली आई वुड से दे हैव नॉट सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूं कि आई एम गोइंग टू रीराइट दिस पॉइंटर ही एंड आई विल जस्ट राइट दिस, दे डोंट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे डोंट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, वरना जो है प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, एंड देन अल्मा इज आस्किंग मी टू एक्सप्लेन पॉइंट वन अगेन। बाकी बच्चे कंफर्म कर सकते हैं, बाकी बच्चों को समझ में आ रही है अभी तक। अच्छा अल्मा, देखो कोहेरेंट अगर किसी चीज को बनाना है, कोहेरेंट का मतलब क्या है, ठीक है, या इंटरफेरेंस होने की कंडीशन क्या है। इंटरफेरेंस होने की कंडीशन ये है कि दोनों मस्ट बी लाइक ट्विन्स, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक जैसी चीज है दूसरी भी चीज बिल्कुल ही वैसी होनी चाहिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो, हो सकता है ये जो वेव्स बना रहा हो, जैसे हमने अभी देखा, ये जो पहली वाली हेडलाइट है वो वेव्स बना रही हो ऐसे ब्लू की तरीके से,
और जो दूसरी वाली जो हेडलाइट है वो बना रही हो वेव्स ऐसे रेड के तरीके से, तो अब देखो इनमें कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप तो नहीं आएगा ना। अगर 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 दोनों वेव्स का सेम टाइम पीरियड सेम लैम्डा नहीं है, इफ दे डोंट हैव द सेम टाइम एंड सेम लैम्डा, तो फिर कभी भी ये कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप नहीं दिखा सकती। तो अगर हल्का सा भी इन दोनों में फर्क आया ना, मतलब दो डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अगर हल्का सा भी फर्क आया, हल्का सा भी फर्क मतलब हल्का सा भी लैम्डा चेंज हो गया, हल्का सा भी टाइम पीरियड चेंज हो गया, हल्का सा भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है अलमा, क्लियर। एंड नंबर 3 आई वुड आल्सो लाइक टू डू दिस, ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में नया नया ऐड हुआ है ये वापस से। सो नंबर 3, दे मे नॉट बी पोलराइज्ड सिमिलरली, राइट। हो सकता है दोनों की पोलराइजेशन ही एक जैसी ना हो, ठीक है जी। वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली दे वुड बी इमिटिंग अनपोलराइज्ड लाइट, दोनों अनपोलराइज्ड दे रही होंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ अज्यूमिंग पोलराइजेशन, तो हो सकता है ये वर्टिकली प्लेन पोलराइज निकालती हो और ये वाली जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज निकालती हो, तब भी मसला आ गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा इंटरफेयर, ठीक है। सो दीज आर ऑल द रीजंस। अब देखो इस बात से समझाने का क्या मतलब था, व्हाई डिड आई वांट यू गाइस टू डू दिस, मसला ये समझाना था कि जब ना दो डिफरेंट सोर्सेज होती हैं, व्हेन यू हैव टू डिफरेंट सोर्सेज, तब बड़ा मसला बनता है टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि उनमें ये तीन चीजें कांस्टेंट रखना ना बड़ा अजाब बन जाता है। पानी में तो आसान था, आपने डिपर डाला, दोनों को सेम मोटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और उनको सेम सिग्नल दे दिया, तो वो डिप करते रहेंगे एक ही फ्रीक्वेंसी पे, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, कोई मसला नहीं होगा, लैम्डा भी सेम देंगे, सब कुछ सेम देंगे। लेकिन अब दो डिफरेंट लाइट में फॉर एग्जांपल ये करना बड़ा अजाब हो जाता है। भाई लाइट की एक सोर्स लूं और लाइट की दूसरी सोर्स लूं, मैं कैसे मेक श्योर करूं दोनों ट्विन लाइट है, वो कैसे मेक श्योर हो सकता है। तो अब हम सीखेंगे कि अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न अगर चाहिए होगा तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनाओ, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा, अब मैंने जैसे आपसे बात करी कि भाई देखो कुछ ऐसा करना है कि ना हम दो सोर्स की कहानी हटा के हम सिर्फ एक ही सोर्स की कहानी ले, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं लूंगा एक ही सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है जी, मैंने एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट ली, ये मेरी एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, ये इस तरीके से आ रही है, और मैं उसको दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। दो हिस्सों में कैसे तोड़ूंगा, हमने डायफ्रैक्शन पढ़ी थी इन वेव्स। तो इफ अगर मैं आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दीज वेव्स अ बिट लार्जर, ताकि बात क्लियर, पर्सपेक्टिव भी क्लियर होता जाए साथ साथ। सो लेट्स ड्रॉ देम अ बिट लार्जर। सो इफ आई मेक इट इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स, अगर मैं दो स्लिट्स पे इंसिडेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तब ये इधर से भी डायफ्रैक्ट करेगी, इट विल डायफ्रैक्ट, और तब नीचे से भी डायफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। वो सेम ही वेव है, मैं रेड से बना रहा हूं ताकि एक चीज डिफरेंट नजर आए, ठीक है। सो अगेन इट विल डायफ्रैक्ट, तो ये डायफ्रैक्ट करेगी, और करते करते अब मजे की बात ये हुई कि अब आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या इनका कोहेरेंट है, ये क्या इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, क्या इनकी सेम पोलराइजेशन है, क्योंकि आपने वो पूरी बहस एलिमिनेट कर दी। आपने कहा मैं एक ही लाइट वेव की सोर्स लूंगा, उसी को मैं दो स्लिट्स में से गुजार के तोड़ दूंगा पूरा पूरा। जब वही एक चीज, जब एक ही पेरेंट को आपने दो बच्चों में बना दिया है, और वो दोनों, अब दोनों बच्चे जो होंगे वो एक पेरेंट जैसे ही होंगे, तो अब इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कोहेरेंट भी होंगे, पोलराइजेशन भी सेम होगी, और तीसरी कहानी आपकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही सेम होने वाली है, ठीक है। बाकी सेम नेचर, सेम पॉइंट में मीट करना है, ये सब चीजें वो वैसे ही ट्रू होंगे। सो डज एवरीवन गेट हाउ विल वी प्रोड्यूस अ लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न। कार हेडलाइट्स में नहीं हो सकता, लेकिन जो है वो इसमें जरूर हो सकता है अगर हम ऐसे करें, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, कोहेरेंट की भी आपकी हमने फुलफिल कर दी, और हमने सेम फ्रीक्वेंसी की भी फुलफिल कर दी, और हमने सेम पोलराइजेशन की भी फुलफिल कर दी, ठीक है जी। वी विल स्प्लिट अ सिंगल सोर्स इनटू टू। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, राइट। आकिब, दिस इज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यू आर करेक्ट। तो सर व्हाट इफ वी यूज टू सोर्सेज व्हिच कैन इंटरफेयर, मेरा बच्चा, अगर इफ यू यूज टू सोर्सेज व्हिच कैन इंटरफेयर, तो देन डेफिनेटली दे विल आल्सो इंटरफेयर, ठीक है। मतलब लेकिन बात क्या कहने की मतलब थी मेरी मिसबा, देखो दो सोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल। क्यों? बिकॉज कार हेडलाइट्स भी दो सोर्सेज है ना। अब ये मेक श्योर करना कि लाजिमन वो कोहेरेंट भी हो, लाजिमन उनकी फ्रीक्वेंसी में
0.1 नैनोमीटर का भी, 0.1 हर्ट्ज का भी डिफरेंस ना हो, और ये भी मेक श्योर करना कि पोलराइजेशन भी बिल्कुल डिग्रीज में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, सब कुछ सेम आए, ये दो सोर्सेज का अलग अलग मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। दिस बिकम्स हार्ड फॉर टू सोर्सेज। तो इसीलिए व्हाट वी रियली ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू यूज वन सोर्स एंड देन स्प्लिट इट इनटू टू। ठीक है, सो द मोर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो ये है। और आपसे भी पूछा जाता है कि आप यार हमें एक ऐसी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, बट हमें कैसे पता लग चलेगा कि टू वेव्स आर कोहेरेंट। हाँ, आई वाज सेइंग कि एक सोर्स को इस तरह इस्तेमाल करते हो ताकि जब एक सोर्स को स्प्लिट भी करो तो वो वैसे ही, मतलब दो सोर्सेज बनेंगे भी तो वो वैसे ही अपनी पेरेंट सोर्स जैसी ही होंगी, तो तब उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोहेरेंट है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पोलराइजेशन है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो एक ही चीज से बनी है तो लाजमी नहीं सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्कस हाउ यू वुड प्रोड्यूस लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न, आप किस तरह से ये चीज करोगे। तो मेक श्योर यू डोंट यूज टू डिफरेंट सोर्सेज। आप कैसे करोगे, यू विल बी यूजिंग दिस। एंड यस, आपके व्यू आल्सो करेक्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही है ये, लेकिन मैं इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अभी नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, दिस लुक्स वेरी फेमिलियर लाइक द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं लाइट की इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट की इंटरफेरेंस। अब ये आप पानी के इंटरफेरेंस में भी कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको दो मोटरें एक सेम फ्रीक्वेंसी पे चलाने में मसला हो रहा है तो आप क्या करो, आप पानी को भी इस तरह से स्लेट में से पास करो, हद ताकि आप किसी भी वेव को उठा के ये काम कर दो किसी भी वेव के साथ, वो भी यही करेगी। ठीक है, एंड जहां तक बात मिसबा ये है कि अगर आप दो सोर्सेज ऐसी ले आते हो जो बिल्कुल ही ऐसी हो कि कर सके, मतलब उनकी कोहेरेंट भी हो, सेम फ्रीक्वेंसी सेम पोलराइजेशन, तब वो लाजमी करेंगे इंटरफेरेंस, तब उनको कोई चीज नहीं रोक सकती। ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू ब्रिंग टू सोर्सेज दैट आर एग्जैक्टली द सेम, दैट प्रोड्यूस द वेव्स दैट एग्जैक्टली द सेम, देन दे विल इंटरफेयर, देयर इज नो डाउट ओवर देयर, लेकिन वो करना बहुत इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, अच्छा, और अब्दुल्ला का जो क्वेश्चन था, बट हमें कैसे पता चलेगा कि टू वेव्स आर कोहेरेंट? अब्दुल्ला, ऐसे पता चलेगा जब उनका फेज एंगल एक डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, और ऑब्वियसली देयर विल बी हिंट्स, वो सब चीजें बताई जाएंगी। तो लाइक वी वोंट डू दिस स्लिट वाली चीज, हाँ, देन यू वोंट बी डूइंग दिस स्लिट वाली चीज एग्जैक्टली। तब आपको क्या जरूरत पड़ी है, जब भाई दो सोर्सेज ऐसी आ गई हैं जो बना सकती हैं एग्जैक्टली द सेम थिंग्स बना रही हैं, तो डबल स्लिट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। टेंशन नहीं लो, फिर वही इस्तेमाल कर लो। बट दिस इज कंफ्यूज हो गए बेचारे बच्चे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो है एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए कि आप दो सोर्सेज ऐसी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है अक्सर और बेशतर जो एग्जैक्टली सेम। उस केस में क्या करोगे, एक ही सोर्स को दो में स्प्लिट कर दो।